Good morning, students. We studied self-inductance of solenoid and self-induced EMF in a coil. तो अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियोरी दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, उसको हम सॉल्व करेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ आवर चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे. राइट? ओके. तो हमने कैपेसिटर स्टडी किया था चैप्टर नंबर 2 में, विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E and that possesses capacitance. It means capacitor possesses capacitance. That is inductor that possesses self-inductance capital L. Okay. So what do you mean by inductor? Inductor, that is one type of coil which possesses self-inductance capital L. जैसे रेजिस्टेंस को आप सर्किट में ऐसे जिगजैग दिखाते हैं, कैपेसिटर को आप दो पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेम एरिया दिखाते हो, तो वैसे ही इंडक्टर वो सर्किट में हम इन टर्म्स ऑफ कॉइल दिखाएंगे. राइट? ओके. तो उसी के बेस डिफाइन इंडक्टर. तो a component in a circuit which consists or which possesses self-inductance, that is inductance capital L, that is called inductor. So what do you mean by inductor? A component in a circuit which possesses inductance, or either you can say self-inductance capital L. That component is called self-inductor. That component is called inductor. और सर्किट में अगर आपको इंडक्टर का सिंबल दिखाना हो, साइन दिखाना हो, तो आप ऐसे कॉइल दिखा दो. एक एंड में से करंट एंटर होगा और दूसरे एंड में से करंट लीव होगा. तो जिस एंड से करंट एंटर होता है दैट इज पॉजिटिव एंड, और जहां से लीव होता है दैट इज नेगेटिव एंड. और इस इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. E इज इक्वल टू, वो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी देखा था, self-induced EMF E is equal to minus of L di by dt, where minus indicates that EMF जो इंड्यूस होता है ना, तो उसका जो साइन ऐसे ही रहता है, तो वो जो चेंज इन करंट है, द रेट ऑफ चेंज इन करंट है, उसको अपोज करता है. राइट? तो यहां तक का आपको समझ में आया. तो इस EMF को हम दूसरा बैक EMF भी कहते हैं. The reason behind that is this EMF opposes the change in current in inductor. तो ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे. हम क्या लिखेंगे? तो this EMF is also called back EMF because it opposes
it oppose the change in current in inductor. ये जो EMF है उसको हम बैक EMF भी कहते हैं. द रीजन बिहाइंड दैट इज ये जो EMF है वो चेंज इन करंट को भी अपोज करता है. ओके तो बट फिर भी हमें या इसके अंदर करंट तो पास करना ही होता है अगेंस्ट दिस EMF. ओके तो अगेंस्ट दिस EMF हमें जो करंट पास करना होता है ना, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा. और वो जो वर्क है ना वो इंडक्टर में एनर्जी के टर्म में स्टोर होता है. ऐसा हमने कैपेसिटर में भी देखा था कि कैपेसिटर का काम है दो प्लेट्स पे चार्ज स्टोर करना है. तो हमें वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. उसमें ऐसा स्टेटमेंट लिखा था, वी हैव टू स्टोर द चार्ज on the plates of capacitor against the electric field. That work is stored in electrical energy in a conductor. तो वैसे ही यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा against this EMF. और वो जो वर्क रहेगा that will store in inductor in terms of magnetic energy. ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो ये EMF को बैक EMF बोल दिया. ओके सो we have to work against this EMF to pass the current in inductor. और तो ये जो वर्क है ना, तो ये जो वर्क है वो इंडक्टर में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर होगा. एंड दिस वर्क stored in inductor in terms of magnetic energy. समझ में आया क्या? ये इस EMF को हम बैक EMF भी कहते हैं. The reason behind that is ये जो EMF है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है. तो हमें एक्सटर्नल फोर्स से हमें एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस EMF टू पास द करंट. दैट वर्क स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. ओके तो ये हमारा स्टेटमेंट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है वो हो गया. ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो वर्क है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे. ओके तो द रेट ऑफ वर्क. अभी ये देखो इक्वेशन कैसे हम डिराइव करते हैं. द रेट ऑफ वर्क दैट इज dw by dt. The rate of work that is W, but उसका जो रेट है वो dW by dt, that is equal to 11th standard. 11th standard में आपने देखा था the rate of work that is called power. Okay, so the rate of work that is called power. Okay, so that is 11th standard hour. The rate of work that is called power. और ये जो पावर है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट. तो वो हमने देखा था चैप्टर 3 के लास्ट लेक्चर में. पावर का डेफिनेशन दैट इज वोडाफोन इंडिया VIDI, वोल्टेज इनटू करंट.
चैप्टर 3 के लास्ट लेक्चर में देखा था ना पावर का कॉन्सेप्ट, वोडाफोन इंडिया VI, तो वोल्टेज दैट इज हियर EMF और उसका मैग्नीट्यूड ही ले लेंगे हम, तो EMF E इनटू करंट I, ओके, तो dW by dt दैट इज इक्वल वोडाफोन इंडिया और EMF हमारे पास है L di by dt, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, पॉजिटिव लिख दिया, और करंट I तो है ही हमारे पास, ओके। यहां से क्या कैंसिल होगा, तो दैट इज यहां पे dt कैंसिल होगा, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, कैसे डिराइव करना है वो सीख लो आप, यही तो इंपॉर्टेंट है। TW इज इक्वल LI इंटू DI, क्लियर, ओके। तो डिफरेंशिएशन इस साइड पे जाएगा, तो वर्क को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डिफरेंशिएशन इस साइड पे जाएगा, तो इंटीग्रेशन, तो W इज इक्वल इंटीग्रेशन, तो कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस वो तो कांस्टेंट है हमारा, तो L ऐसे ही रहेगा, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू DI, ओके। तो अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे, तो वर्क W इज इक्वल टू L ऐसे, ओके, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे I रेज़ टू 1 है ना, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, I रेज़ टू 1 प्लस 1 दैट इज I रेज़ टू 2 डिवाइड बाय 2, क्लियर, ओके। तो W इज इक्वल टू आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर, ऐसा ही कैपेसिटर में इक्वेशन था, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट वाज हाफ CV स्क्वायर, हाफ C कैपेसिटेंस था, तो यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टेंस है, और वोल्टेज का स्क्वायर है, यहाँ पे करंट का स्क्वायर है, ओके। तो ये तो किसका इक्वेशन हो गया, वर्क का ना, तो हमें तो मैग्नेटिक एनर्जी का इक्वेशन लाना है, ओके। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दिस वर्क stored in inductor in terms of magnetic energy, तो एनर्जी दैट इज U और मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज UB, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, क्लियर। तो दैट इज जस्ट सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता था वो इलेक्ट्रिकल, U इलेक्ट्रिकल हाफ CV स्क्वायर था, तो वहां पे यहाँ पे हाफ Li स्क्वायर यहाँ पे कंसीडर हुआ, क्लियर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ अवर चैप्टर नंबर 6। तो ये जो एनर्जी का इक्वेशन है उसके बेस हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर यहाँ पे हमने किया, तो सोलेनॉइड उसमें भी कॉइल रहता है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टर। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्वेश्चन है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी stored in solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L, ओके। तो इसका इक्वेशन हम कैसे करेंगे, तो आराम से समझिए कैसे करेंगे, ओके। तो मैग्नेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज UB इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट इज हाफ Li स्क्वायर एंड L दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड I दैट इज करंट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दैट इज L और करंट I, यहाँ पे इन दोनों को हमने अंडरलाइन किया,
तो इन दोनों का इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए ये इक्वेशन करना है, तो L दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। तो कैपिटल L का इक्वेशन तो क्या बनेगा हमारे पास, हियर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर कैपिटल A डिवाइड बाय स्मॉल l। तो ये हमने कैपिटल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड किया था। ओके, अभी इस I को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो कैपिटल L का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा करंट का इक्वेशन बनाना है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का इक्वेशन क्या था, B इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल n, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 5 में भी ये किया हुआ है। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N दैट इज म्यू जीरो कैपिटल Ni डिवाइड बाय स्मॉल l। ओके, तो यहां से हम I को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो I इज इक्वल टू BL डिवाइड बाय I इज इक्वल टू BL डिवाइड बाय म्यू जीरो इंटू कैपिटल N, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो L और I जो मैग्नेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, वो सोलेनॉइड के लिए दो इक्वेशन बना दिए हमने L एंड I के। ओके, तो ये हम इक्वेशन 1 और 2 को हम हमारे मैग्नेटिक एनर्जी में यहां पे करेंगे, तो दैट इज फॉर सोलेनॉइड बनेगा मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, थस मैग्नेटिक एनर्जी इन सोलेनॉइड, तो UB इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर कैपिटल L दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, इक्वेशन 1 रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो क्या रहेगा, म्यू जीरो n स्क्वायर कैपिटल A डिवाइड बाय स्मॉल l, और I स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 I में तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू जीरो स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे जो कैंसल होता है वो कैंसल करेंगे, तो n स्क्वायर कैंसल होगा। ओके, एक एक म्यू जीरो कैंसल हो जाएगा, एक एक स्मॉल कैंसल हो जाएगा, स्मॉल l, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी फॉर सोलेनॉइड का इक्वेशन क्या है, तो कैपिटल A ऐसे, B स्क्वायर, स्मॉल l ऐसे। ओके, तो B स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 म्यू जीरो और A और L वो तो साइड में लिख लेंगे। ओके, तो L। ओके, so this is the equation of magnetic energy stored in solenoid in terms of, देखिए B, A and L, B, A and L, और म्यू जीरो तो कांस्टेंट है, तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां पे हमारा। अभी क्वेश्चन बी, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो चैप्टर 2 में हमने जो कैपेसिटर में एनर्जी का इक्वेशन लाया था दैट इज हाफ CV स्क्वायर था। ओके, और उसके बाद हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन वहां पे प्रूव किया था। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरिंग हो गया इंडक्टर दैट इज सोलेनॉइड।
तो पर यूनिट वॉल्यूम लेके जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, बट फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे? ओके, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज रो, फॉर मैग्नेटिक फील्ड रो बी। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी दैट मीन्स एनर्जी यू, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चलो, तो यहां पे हम यूबी दैट इज हाफ, यहां पे हमने इक्वेशन क्या लाया हुआ है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0 इंटू एल ए और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा, तो सोलेनॉइड ऐसे सिलेंडर रहता है, उसका वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन, फर्स्ट इज लेंथ एल एंड अनदर इज एरिया, तो वॉल्यूम दैट इज V इज इक्वल टू ला। ओके, तो यहां पे एल कैंसल हो जाएगा, क्लियर? ओके, तो यहां पे हमारा मैग्नेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा? दैट इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हुआ। ओके, वैसे का वैसा ही हमने कैपेसिटर में ये इक्वेशन क्या लाया था, तो वो आपने देखा कि नहीं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी फॉर कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी रो ई, वो इक्वेशन हमने क्या लाया था, वो वहां पे प्रूव किया हुआ है, थ्योरी था आफ्टर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बाद। तो उसमें यहां पे हाफ है, तो उसमें भी हाफ था। यहां पे कांस्टेंट म्यू 0 है, वहां पे कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 था, पर यहां पे डिवाइड है, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो एप्सिलॉन 0। ओके, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, तो वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे, तो वो कंपैरिजन ही आपको क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। ओके, तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक एनर्जी, यहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। और सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर में। सो बोथ द एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फील्ड्स, तो दैट इज द कंपैरिजन हम बोल सकते हैं। ओके, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? थस इन both the energy density, in both energy density, in both energy density, densities are directly proportional to स्क्वायर ऑफ द फील्ड्स। मैग्नेटिक था तो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर में प्रोपोर्शनल टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द fields clear. Okay, so that is our illustration number 10 और
उसमें जो एनर्जी का इक्वेशन हमने लिया हुआ है, तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थ्योरी, इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर था और यहाँ पे इंडक्टर में हाफ LI स्क्वायर है। ओके, कर पाओगे खुद से? पक्का? ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।